हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू एजुकेशन पॉइंट फार्मेसी। सो गाइस, ये हम प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कार्डियक साइकिल। ये हमारा लास्ट टॉपिक था। प्रीवियस लेक्चर को आप देख लो अगर नहीं देखे हो तो, जिसमें हमने प्रॉपर तरीके से डिस्कस किया है कार्डियक साइकिल को। बट अभी हम आगे बढ़ने से पहले एक बार कार्डियक साइकिल फिर से रिवाइज करते हैं। ओके, तो कार्डियक साइकिल में हमने क्या देखा? फॉर एग्जाम्पल, ये है आर्ट्रिया, यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट है, और ये वेंट्रिकल्स है। ये है लेफ्ट आर्ट्रिया, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल्स। ओके, और ये क्या है? यहाँ पे वॉल्व प्रेजेंट है, बाय कस्पिड वॉल्व। ओके, अब क्या होता है जब आर्ट्रिया में ब्लड फील होता है तो आर्ट्रिया में प्रेशर राइज होता है। आर्ट्रिया प्रेशर जैसे राइज होता जाता है वेंट्रिकल प्रेशर से, जब ये आर्ट्रिया प्रेशर ज्यादा, व्हेन आर्ट्रियल प्रेशर इज हायर देन वेंट्रिकल प्रेशर, तो उस कंडीशन में क्या होता है? ये वॉल्व ओपन हो जाते हैं और ब्लड मूव होकर यहाँ से वेंट्रिकल्स की तरफ आ जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ब्लड हमेशा मूव करता है फ्रॉम हायर टू लोअर प्रेशर। अब यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है और यहाँ कम है, तो ये वॉल्व अपने आप ही ओपन हो गया, और वॉल्व ओपन होने के बाद यहाँ के ब्लड्स यहाँ पे मूव होकर आ गए वेंट्रिकल्स में। अब क्या होता है? यहाँ वेंट्रिकल्स में ब्लड फील है, अभी वेंट्रिकल में प्रेशर 0 है, फिर ये राइज होता जाता है 5 फॉर एग्जाम्पल, फिर राइज होकर 20, देन राइज होकर 200, इस तरीके से ये प्रेशर राइज होता जाता है। यहाँ पे एक और वॉल्व प्रेजेंट है, उसे हम कहते हैं ऑर्टिक वॉल्व। हम ये लेफ्ट साइड हार्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट है और यहाँ पे ऑर्टिक वॉल्व प्रेजेंट है। अभी ये वॉल्व क्या है? क्लोज है। ओके, ये वॉल्व कब ओपन होगा? जब वेंट्रिकल प्रेशर ज्यादा हो जाए ऑर्टिक प्रेशर से। ये पोर्शन क्या है? ऑर्टा है। ऑर्टिक प्रेशर से जब वेंट्रिकल प्रेशर ज्यादा हो जाए तो उस कंडीशन में क्या होता है? ये वॉल्व अपने आप ही ओपन हो जाते हैं और यहाँ के जो ब्लड है वो इजेक्ट होकर कहाँ पे आ जाता है? ऑर्टा में। ओके, या इस वाले पोर्शन में देखो, ये ऑर्टा में इजेक्ट होकर चला गया, यहाँ से ब्लड ये ओपन हो गया और यहाँ से ब्लड इस वाले पोर्शन में चला गया। ओके, अब ये वॉल्व क्लोज कब होता है? जब वेंट्रिकल प्रेशर ज्यादा हो जाए आर्ट्रिया प्रेशर से। उस कंडीशन में क्या होता है? ये वॉल्व क्लोज हो जाते हैं ताकि जो ब्लड है वो वेंट्रिकल से आर्ट्रिया में फ्लो बैक ना हो पाए। ओके, जब ये क्लोज होता है तो फर्स्ट हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है, S1 साउंड प्रोड्यूस व्हेन bicuspid valve क्लोज। ओके, जब बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज होता है तो पहला हार्ट साउंड प्रोड्यूस होता है। अब ब्लड फिर ये प्रेशर बढ़ता जाता है, जैसे ही यहाँ से ऑर्टिक प्रेशर से ये वेंट्रिकल प्रेशर ज़्यादा हो जाता है तो फिर यहाँ के जो वॉल्व है वो ओपन हो जाते हैं और ब्लड मूव होकर कहाँ पे आ जाता है? ऑर्टा में। ऑर्टा में आने के बाद वो फिर पूरे बॉडी में सप्लाई हो जाता है आर्टरीज के थ्रू। और इस कंडीशन में क्या है कि यहाँ पे इस कंडीशन में देखो, ये वेंट्रिकल्स अभी रिलैक्स स्टेट में है, कॉन्ट्रैक्शन हो चुका है, ब्लड इजेक्ट हो चुका है। अब वेंट्रिकल्स क्या है? रिलैक्स स्टेट में है, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, कोई इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेशन नहीं है। इस कंडीशन में क्या होता है? यहाँ पे जो आर्ट्रिया प्रेजेंट है, आर्ट्रिया में ब्लड फील होता जाता है पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू, जो लंग से आ रहे हैं ब्लड वो यहाँ पे फील होता जाता है। और ये आर्ट्रिया हमारा उस कंडीशन में किस तरीके से बिहेव करता है? एक टैंक की तरह, एक रिजर्वायर की तरह। तो ये अभी ब्लड फील होता जा रहा है आर्ट्रिया में, और आर्ट्रिया में फील होता जा रहा है। जब आर्ट्रियल प्रेशर राइज हुआ फ्रॉम वेंट्रिकल प्रेशर, तो उस कंडीशन में फिर से ये वल्व क्या होता है? ओपन हो जाता है, और वल्व ओपन होने के बाद फिर ब्लड मूव होकर वेंट्रिकल्स में आ जाते हैं। बट इस मूवमेंट में अभी कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं, कोई एनर्जी यहाँ पे नहीं है, तो इस फीलिंग को हम कहते हैं पैसिव फीलिंग। इस कंडीशन में क्या होता है? जब आर्ट्रिया में ब्लड फील होते गए और ब्लड फील होने के बाद जब प्रेशर राइज हुआ आर्ट्रिया में, तो वेंट्रिकल प्रेशर से आर्ट्रियल प्रेशर ज्यादा है, उस कंडीशन में ये वॉल्व अपने आप ही ओपन हो गया। ओपन होने के बाद यहाँ से जो ब्लड है वो मूव होकर वेंट्रिकल्स में आ गया। इस कंडीशन में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं है। इस कंडीशन में क्या होता है? वेंट्रिकल्स ऑलरेडी हमारा 80% फील हो जाता है बाई पैसिव फीलिंग। इस फीलिंग को हम कहते हैं पैसिव फीलिंग। ऐसा इसलिए क्योंकि जो ब्लड मूव होकर वेंट्रिकल्स में आ रहा है उसमें कोई कॉन्ट्रैक्शन इन्वॉल्व नहीं है, तो ये कहलाता है पैसिव फीलिंग। 80% वेंट्रिकल्स फील बाई पैसिव फीलिंग। अब क्या होता है? ये ब्लड आते गए और यहाँ से मूव होकर वेंट्रिकल्स में आते गए, वॉल्व ओपन है इस कंडीशन में। अब क्या होता है? फिर कॉन्ट्रैक्शन होता है, जब इलेक्ट्रिक इंपल्स जनरेट होता है और आर्ट्रिया को इन्फॉर्मेशन मिलता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर, तो हमारा आर्ट्रिया क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है। आर्ट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो बचे हुए 20% है वो फिर बचे हुए 20% फील होते हैं बाई कॉन्ट्रैक्शन। ओके, 80% फील बाय पैसिव फीलिंग,
where no contraction is involved, and remaining 20% is filled by contraction during contraction. कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद फिर ये 20% ब्लड यहाँ से मूव होकर वेंट्रिकल्स में आते हैं। फिर इस तरीके से ये साइकिल कंटिन्यू चलता रहता है। और ये मैंने लेफ्ट साइड की बात की, सेम प्रोसेस राइट साइड ऑफ हार्ट में भी इस तरीके से प्रोसेस होता रहता है कंटिन्यूअस। और ये एक पूरे साइकिल को कंप्लीट होने में 0.8 सेकेंड लगता है। हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में कितनी बार बीट्स करता है? 72 टाइम्स पर बीट। ओके, पर मिनट 72 टाइम्स ये धड़कता है जो हमारा जो हार्ट है। और 72 टाइम्स कार्डियक साइकिल भी हमारे बॉडी में रिपीटेड वे में चलता रहता है। एक हार्ट बीट मीन्स एक कार्डियक साइकिल कंप्लीट, सेकेंड हार्ट बीट मीन्स सेकेंड कार्डियक साइकिल कंप्लीट। तो इस तरीके से 1 मिनट में 72 टाइम्स हमारा हार्ट बीट चलता है और 72 टाइम्स ये कार्डियक साइकिल भी चलता रहता है। और एक कार्डियक साइकिल को कंप्लीट होने में टाइम ड्यूरेशन कितना लगा? 0.8 सेकेंड। तो ये तो हमने कर ली बात जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, इसे हम रिवाइज कर लिए। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कार्डियोवास्कुलर डिजीज जो एक फार्माकोलॉजी पार्ट है। अब यहाँ से हम फार्माकोलॉजी पार्ट शुरू करने वाले हैं। अब तक जो कुछ भी हम पढ़ रहे थे वो एनाटॉमी रिलेटेड है, फिजियोलॉजी रिलेटेड है। अब हम इम्पॉर्टेंट पार्ट की तरफ मूव करते हैं जिसमें हम डिजीज समझेंगे, ड्रग्स समझेंगे, ड्रग्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझेंगे। ओके, now in this slide we discuss about cardiac disease, cardiovascular disease। तो हमारा पहला डिजीज क्या है? कंजस्टिव हार्ट फेलियर। हम सबसे पहले कौन सा डिजीज को डिस्कस करेंगे? कंजस्टिव हार्ट फेलियर। ये एक डिजीज है जिसमें क्या होता है, जो हमारा हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्शन लेस कॉन्ट्रैक्शन, ऐसा लेस कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होता है, जो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिक डिमांड्स है, मेटाबॉलिक नीड है, उस नीड को हमारा हार्ट फुलफिल नहीं कर पाता है ड्यू टू लेस कॉन्ट्रैक्शन। आपके बॉडी को मच अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, लेकिन हमारे हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई ही नहीं हो पा रहा है और हमारे बॉडी के पार्ट्स तक प्रॉपर ब्लड पहुंच ही नहीं पा रहा है। तो उस कंडीशन में क्या होता है? कंजस्टिव हार्ट फेलियर ड्यू टू लेस कॉन्ट्रैक्शन के कारण। अब ये लेस कॉन्ट्रैक्शन क्यों, कैसे हो सकता है? तो वेंट्रिकुलर रिमॉडलिंग इज द मेन कॉज ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर। कंजस्टिव हार्ट फेलियर होने का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज ये है कि अगर हमारा हार्ट जो है वो रीमॉडलिंग हो जाए, हार्ट रीमॉडलिंग। अब ये रीमॉडलिंग वर्ड क्या है? तो रीमॉडलिंग का मतलब ये है कि जब भी हमारे हार्ट में उसके शेप में, साइज में, स्ट्रक्चर में या फिर उसके फिजियोलॉजी में कोई चेंजेस आने लग जाए तो उसे कहते हैं रीमॉडलिंग। और जब हार्ट रीमॉडलिंग होता है तो क्या हो सकता है? कंजस्टिव हार्ट फेलियर। अब ये रीमॉडलिंग कैसे होता है? तो रीमॉडलिंग होने के कुछ कॉज है। अगर कोई पेशेंट क्रॉनिक हाइपरटेंशन वाले हैं या फिर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन या फिर वॉल्यूम ओवरलोड, अगर ऐसा कोई पेशेंट है तो उस कंडीशन में क्या होता है, उसके जो हार्ट है वो धीरे धीरे शेप, साइज, फिजियोलॉजी में चेंज होने लगते हैं, उसके हार्ट में चेंजेस आने लगते हैं। उस चेंजेस को हम कहते हैं रीमॉडलिंग। और रीमॉडलिंग होने से क्या हो सकता है? कंजस्टिव हार्ट फेलियर। कंजस्टिव हार्ट फेलियर में क्या होता है? लेस कॉन्ट्रैक्शन। नाउ ये है कंजस्टिव हार्ट फेलियर साइकिल, CHF साइकिल। अब हम इसे समझते हैं साइकिल को 1 by 1, ठीक है, ध्यान से देखना। तो ये है वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग। जब हमारा हार्ट शेप, साइज, स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी में चेंजेस हो गया, हमारे हार्ट में कोई चेंजेस आ जाए, उसे कहते हैं वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग। वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग हुआ तो क्या कॉज हुआ? मायोकार्डियल इनएडिक्वेसी मीन्स CHF। हमारा जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है प्रॉपर और हमारे पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई नहीं कर पा रहा है प्रॉपर। इस कंडीशन में क्या है? लेस कॉन्ट्रैक्शन लेस। अब जब कॉन्ट्रैक्शन लेस है, प्रॉपर अमाउंट में कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो पा रहा है, ब्लड प्रॉपर अमाउंट में हमारे बॉडी को नहीं मिल पा रहा है, इस कंडीशन में क्या होता है? रिड्यूस कार्डियक आउटपुट। मतलब कॉन्ट्रैक्शन कम तो कार्डियक आउटपुट कम। मतलब कार्डियक आउटपुट का मतलब ये है कि हमारा जो वेंट्रिकल से जिस अमाउंट ऑफ ब्लड विच इज फ्लो या और इजेक्टेड बाय वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल से जो अमाउंट में ब्लड इजेक्ट हुआ या फिर फ्लो हो रहा है उसे हम कहते हैं कार्डियक आउटपुट। अगर कॉन्ट्रैक्शन कम है, लेस कॉन्ट्रैक्शन, तो क्या होता है? कार्डियक आउटपुट भी
डिक्रीज हो जाता है। कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो गया मतलब ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज है। अब जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है, बीपी डिक्रीज होता है, तो क्या होता है, हमारा ब्रेन एक्टिवेट करता है कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट करता है। ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म में क्या होता है, पहला तो ये स्टिमुलेट कर देता है, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। ब्रेन क्या करता है, जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है तो क्या एक्टिवेट करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जैसे ही एक्टिवेट होता है, ये क्या रिलीज करता है, नॉर एड्रेनलिन। ये एक हार्मोन है जो कौन रिलीज करता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। कब रिलीज होता है, जब हमारे बॉडी में ब्लड प्रेशर डिक्रीज होता है। ये नॉर एड्रेनलिन क्या करता है, जाकर हमारे हार्ट में क्या प्रेजेंट है, बीटा 1 रिसेप्टर। ये नॉर एड्रेनलिन जाकर बीटा 1 से बाइंड होता है और हमारे हार्ट रेट को बढ़ाने में हेल्प करता है। मतलब ब्लड प्रेशर को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये ब्लड प्रेशर ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ने लग जाए तो क्या होता है, हाइपरटेंशन। और उस कंडीशन में क्या हो सकता है, वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग। तो अगर नॉर्मल से ज़्यादा होने लग जाए, नॉर एड्रेनलिन रिलीज और वो बीटा 1 से रिसेप्टर से जाकर बाइंड होने लग जाए, नॉर्मल से ज़्यादा हार्ट रेट को बढ़ा दे, ब्लड प्रेशर बढ़ा दे, तो उस कंडीशन में क्या होने की संभावना है, वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग। तो यहाँ पे हम एक ड्रग देते हैं, बीटा ब्लॉकर। ये क्या करता है, बीटा 1 रिसेप्टर को ब्लॉक कर देता है ताकि वो जो नॉर एड्रेनलिन रिलीज हो रहा है वो हमारे बीटा रिसेप्टर से जाकर बाइंड ना हो पाए और अपने एक्शन को शो ना कर पाए। दूसरा क्या कंपनसेटरी मैकेनिज्म एक्टिवेट करता है हमारा ब्रेन, रास एक्टिवेशन, रेनिन एंजियोटेंसिव सिस्टम एक्टिवेशन। जब ये एक्टिवेट होता है ब्रेन के थ्रू, तो ये क्या करता है, एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन को बढ़ा देता है। ये एल्डोस्टेरोन क्या है, एक हार्मोन्स है जो कि कहाँ से रिलीज होता है, एड्रेनल ग्लैंड। एड्रेनल ग्लैंड कहाँ पे प्रेजेंट है, किडनी के अबव, किडनी के अपर साइड में एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, एड्रेनल ग्लैंड। उस एड्रेनल ग्लैंड से क्या रिलीज होता है, एल्डोस्टेरोन। कब रिलीज होता है, जब रास एक्टिवेट होता है। रास को कौन एक्टिवेट किया, ब्रेन। कब एक्टिवेट किया, जब ब्लड प्रेशर डिक्रीज हुआ हमारे बॉडी में। अब ये एल्डोस्टेरोन रिलीज हुआ, ये एल्डोस्टेरोन क्या करा, वॉल्यूम एक्सपेंशन, मतलब ये हमारे ब्लड वॉल्यूम को बढ़ा देता है। कैसे, ये क्या करता है, किडनी से वाटर और सोडियम को रीअब्जॉर्व कर लेता है वापस से ब्लड में, यूरिन में नहीं जाने देता है, एक्सक्रीट आउट होने नहीं देता है, और वापस से उसे वाटर को, सोडियम को, आयंस वगैरह को, इसको रीअब्जॉर्व करके कहाँ पे ले आता है, ब्लड में। ब्लड में भेजने के बाद क्या होता है, ब्लड में वॉल्यूम बढ़ता है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज। तो ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हुआ मतलब वॉल्यूम एक्सपेंशन, ब्लड प्रेशर बढ़ा। ओके, अब ये जरूरत से ज्यादा ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होने लग जाए, ब्लड प्रेशर बढ़ने लग जाए, तो उस कंडीशन में हम क्या देते हैं, डायोरेटिक्स। ये एक ड्रग है जो इसे हम कहते हैं वाटर पील्स। मतलब कि ये ड्रग हमारे सोडियम वाटर को रीअब्जॉर्ब नहीं होने देता है, सोडियम वाटर रिटेंशन नहीं होने देता है बॉडी में, और यूरिन के थ्रू ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम वाटर वगैरह को, आयंस वगैरह को एक्सक्रीट आउट करता है ये। तो ये जब ये हमारे रीअब्जॉर्प्शन को नहीं होने देता है, तो इससे क्या होता है, हमारा जो ब्लड वॉल्यूम बढ़ रहा है वो डिक्रीज होने लगता है। ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज मीन्स ब्लड प्रेशर डिक्रीज। अब ये ब्लड वॉल्यूम बढ़ा तो क्या हो सकता है, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो फिर क्या होता है, प्री लोड बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है, प्री लोड इंक्रीज होता है। प्री लोड इंक्रीज होने से क्या, प्री लोड इंक्रीज हो रहा है तो हम उस कंडीशन में क्या देते हैं, वेनोडाइलेटर्स देते हैं, तो प्रीलोड क्या होता है, डिक्रीज होने लगता है। दूसरा क्या, ये रास एक्टिवेट हुआ तो पहला तो एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन को बढ़ा दिया। दूसरा क्या करता है, ये रास हमारे वस्कुलर रेजिस्टेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। मीन्स जो हमारे ब्लड वेसल्स है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। जब ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट होता है तो क्या होता है, आफ्टर लोड इंक्रीज। आफ्टर लोड इंक्रीज को हम कम करने के लिए कौन सा ड्रग देते हैं, आर्ट्रियोलो सॉरी इस आफ्टर लोड को कम करने के लिए हम कौन सा ड्रग देते हैं, आर्ट्रियोलो डायलेटर्स। नाउ हाँ,
अब ये मायोकार्डियल इनएडिक्वेसी है, मीन्स लेस कॉन्ट्रैक्शन। अब ये कॉन्ट्रैक्शन लेस है तो हमें कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाना है, तो हम कौन से ड्रग्स दे सकते हैं? आइनोट्रोपिक ड्रग्स। आइनोट्रोपिक ड्रग्स का ये एग्जाम्पल है डिजिटलिस। ये क्या करता है? कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देता है। तो हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर को ट्रीट करने के लिए डिजिटलिस ड्रग देते हैं, ताकि जो लेस कॉन्ट्रैक्शन है वो मोर कॉन्ट्रैक्शन हो पाए, कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा हो पाए, ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो पाए। अब इसमें ऐसा कुछ बताने लायक नहीं। हाँ, और एक चीज़, जब ये रास एक्टिवेट हुआ तो क्या हुआ? वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग। इस कंडीशन में हम क्या देते हैं? ACE इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिव कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। अब ये एंजाइम क्या है और ये इनहिबिटर्स क्या है, इनके ड्रग्स कौन कौन से, ये हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। Now in this slide we discuss about drugs which is used in CHF, treatment of CHF। तो ये कुछ क्लासिफिकेशंस है। इस ड्रग को याद करने के लिए आपको याद रखना है ट्रिक, वी बर्ड। ओके, वी से क्या है? वेसोडाइलेटर्स। एग्जाम्पल में कौन कौन से? नाइट्रेट्स, हाइड्रोलाजिन। ये क्या करता है? वेसोडाइलेटर, मतलब कि ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। जो ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट होने से ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो ब्लड प्रेशर को कम करना, अगर हमें ब्लड प्रेशर को कम करना है, कॉन्ट्रैक्शन को पहले हमें वो जो ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कॉन्स्ट्रिक्ट हो रहा है, उसे हमें डायलेट करना पड़ेगा। तो हम क्या देते हैं? वेसोडाइलेटर्स। दूसरा क्या हम दे सकते हैं? बीटा ब्लॉकर्स। ये बीटा ब्लॉकर्स क्यों देते हैं? क्योंकि हमें बीटा रिसेप्टर को इनहिबिट करना है, क्योंकि अगर नॉरएड्रेनालिन ज़्यादा है और वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बीटा रिसेप्टर से जाकर बाइंड हो रहे हैं और हमारे हार्ट रेट को बढ़ा रहा है। हार्ट रेट बढ़ने से क्या हो रहा है? वेंट्रिकुलर रीमॉडलिंग हो रहा है, जिससे क्या कॉज हो रहा है? CHF। तो हमें क्या करना है? फाइनली बीटा ब्लॉकर देना है, ताकि वो रिसेप्टर ही ब्लॉक हो जाए। तो हमारा जो नॉरएड्रेनालिन रिलीज हो रहा है ब्रेन के थ्रू, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू, वो बाइंड ना हो पाए बीटा रिसेप्टर से। तो इस तरीके से हम हार्ट रेट को डिक्रीज कर सकते हैं बीटा ब्लॉकर देकर। बीटा ब्लॉकर्स की कुछ एग्जांपल है, जैसे कि मेटोप्रोलॉल, बिसोप्रोलॉल, ये सब क्या है? बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर, जब भी आप किसी ड्रग के पीछे लॉल लिखा देखोगे, LOL मीन्स वो क्या है? बीटा ब्लॉकर। फॉर एग्जाम्पल मेटोप्रोलॉल, प्रोपेनोलॉल, बिसोप्रोलॉल, तो ये सब जितने भी लॉल वाले ड्रग्स हैं वो बीटा ब्लॉकर्स हैं। थर्ड हम क्या दे सकते हैं? बीटा ब्लॉकर्स हो गया। अब हम थर्ड ड्रग्स क्या दे सकते हैं? आइनोट्रोपिक ड्रग्स। आइनोट्रोपिक ड्रग्स क्या है? ये हमारे फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देता है। तो इस ड्रग से कुछ एग्जांपल है, जैसे कि डिजिटलिस। अब देखो CHF में क्या हो रहा है? कॉन्ट्रैक्शन कम हो रहा है, तो हमें कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना है, तो हम कौन सा ड्रग देंगे? आइनोट्रोपिक ड्रग, ताकि हम जो कॉन्ट्रैक्शन कम हो रहा है उसे हम बढ़ा सके, फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा सके। तो हम ड्रग्स देते हैं डिजिटलिस। ये मार्केट में आते हैं डिजॉक्सिन के नाम से। सेकेंड ड्रग हम क्या दे सकते हैं? डॉब्यूटामिन। ये डॉब्यूटामिन एक ड्रग है जो बीटा 1 एगोनिस्ट की तरह भी काम करता है, और कुछ इफेक्ट अल्फा रिसेप्टर पे भी शो करता है। ये डोज पे वैरी करता है। एक डोज बीटा 1 एगोनिस्ट है, सेकेंड डोज अल्फा एगोनिस्ट है, तो ये डोज डिपेंडेंट ड्रग है, और हम इस ड्रग को देते हैं IV। ठीक है, IV देते हैं। और इसके इफेक्ट्स कैसे हैं? तो पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट, क्रोमोट्रोपिक इफेक्ट एंड ड्रोमोट्रोपिक इफेक्ट। आइनोट्रोपिक मीन्स फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाना। डोपामिन क्या है? ये भी डोज डिपेंडेंट ड्रग है, और अगर हम इसे 1 to 2 माइक्रोग्राम पर kg अगर यूज करते हैं, हम इस डोज में ड्रग को यूज करते हैं, तो क्या होता है? रेनल वैसोडाइलेशन। ये हमारी जो किडनी में जो भी वेसल्स प्रेजेंट है उसको डायलेट करता है। और अगर हम 2 से 10 माइक्रोग्राम पर kg वाले डोज को यूज करते हैं, तो ये क्या करता है? आइनोट्रोपिक इफेक्ट देता है, हमारा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। आइनोट्रोपिक इफेक्ट, बीटा 1 एगोनिस्ट। अगर हम 10 से ज़्यादा यूज़ करें, 10 माइक्रोग्राम पर kg से ज़्यादा दे, तो ये क्या करता है? अल्फा एगोनिस्ट की तरह काम करता है, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करता है। ओके, नाउ फोर्थ वन R से याद रखना है आपको, रेनिन एंजियोटेंसिव सिस्टम इनहिबिटर, ACE इनहिबिटर। रेनिन एंजियोटेंसिव सिस्टम इनहिबिटर्स
में एग्जाम्पल में कौन सी ड्रग है, ACE इनहिबिटर्स। ACE इनहिबिटर्स का फुल फॉर्म है एंजियोटेंसिव कन्वर्टिंग एंजाइम, एंजियोटेंसिव कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। ओके, अब ये एंजियोटेंसिव कन्वर्टिंग एंजाइम क्या है वो हम आगे देखेंगे, और इसे क्यों इनहिबिट कर रहे हैं वो भी हम आगे समझेंगे। लास्ट वन क्या दे सकते हैं हम, डाययूरेटिक्स। डी से याद रखना है, डाययूरेटिक्स। डाययूरेटिक्स क्यों देते हैं, ये हमारे बॉडी में सोडियम वाटर रिटेंशन नहीं होने देता है, वाटर सोडियम को वापस से ब्लड में रीअब्जॉर्ब नहीं होने देता है, और ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम वाटर को यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट करने में हेल्प करता है। तो ये वाटर पील्स है। एग्जाम्पल में कौन कौन से ड्रग है, फ्यूरेसेमाइड, थायाजाइड्स, फ्यूरेसेमाइड एंड थायाजाइड्स। तो ये कुछ क्लासिफिकेशंस है, आपको ट्रिक बता दिया है। तो वी बर्ड, BIRD, वी से वेसोडाइलेटर, बी से बीटा ब्लॉकर, आई से आइनोट्रोपिक ड्रग, आर से रेनिन एंजियोटेंसिव सिस्टम इनहिबिटर्स, और डी से डाययूरेटिक्स। इस वाले लेक्चर में इतना ही। आगे के लेक्चर्स में हम कुछ और डिजीज समझेंगे, जैसे कि एंजाइना पेक्टोरिस, हाइपरटेंशन और एरिथमिया जैसे खतरनाक बीमारी को भी हम समझने वाले हैं, और उसके कुछ ड्रग्स और ट्रीटमेंट्स भी देखने वाले हैं, और साथ ही साथ उस ड्रग्स से रिलेटेड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को भी समझने वाले हैं। तब तक के लिए आप अपना और अपने हार्ट का ध्यान रखें, और टेक केयर, बाय बाय।